नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज आज हम एक बड़ी अजीब सी बात करने वाले हैं। सोचिए, डिप्थेरिया जैसी खतरनाक बीमारी और कोई कहे कि उसमें दर्द ही नहीं होता। बिल्कुल। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो मतलब दिमाग को चकरा देता है ना? आमतौर पर गले की इतनी गंभीर बीमारी का मतलब होता है असहनीय दर्द। लेकिन दर्द का ना होना, जैसा हमारा आज का दस्तावेज बताता है, वो बीमारी के हल्के होने की निशानी नहीं है, बल्कि उसके कहीं ज्यादा खौफनाक होने का संकेत है। और सही। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। डिप्थेरिनम नाम की एक होम्योपैथिक दवा। हमारे पास जो स्रोत है वो एक पुराना दस्तावेज है जो इसी दवा के बारे में सब कुछ बताता है। तो आज हमारा मकसद है इस दस्तावेज की तह तक जाना और ये समझना कि आखिर ये दवा क्या है, ये किसके लिए है और इसकी असर को लेकर इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए जा रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है। ये दस्तावेज हमें उस दौर में ले जाता है जब चिकित्सा की दुनिया में, आप कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधाराओं की एक जंग चल रही थी। ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक तरह का ऐलान है। तो ठीक है, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे पहले खटकती है वो इसका शीर्षक है, डिप्थेरिनम होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन। ये होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन, ये क्या चीज है? यही इस दस्तावेज का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी दावा है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले शब्द नोसोड को समझना होगा। अच्छा, नोसोड का मतलब है कि दवा खुद बीमारी के ऊतक से बनी है। इस मामले में डिप्थीरिया के मरीज के गले की झिल्ली से। एक मिनट, क्या मतलब बीमारी से ही इलाज? ये तो सुनने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। आज के नजरिए से देखें तो बिल्कुल, लेकिन यहीं पर होम्योपैथी का पूरा दर्शन सामने आता है। कैसे? उनका मानना है कि किसी चीज को बेहद ज्यादा पतला करने या पोटेंटाइज करने से उसका जहरीला असर खत्म हो जाता है और उसकी इलाज करने की शक्ति सामने आ जाती है। अच्छा, तो होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन कहकर लेखक ये दावा कर रहा था कि ये दवा पारंपरिक एंटीटॉक्सिन जैसा ही काम करती है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये उस समय के मेडिकल साइंस को सीली चुनौती थी। समझ गए। तो ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि एक पूरी अलग सोच है। अच्छा, तो ये दस्तावेज बताता है कि ये दवा किसके लिए है? क्या ये हर डिप्थीरिया के मरीज के लिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। लेखक कुछ पुरानी मेडिकल शब्दावली का इस्तेमाल करता है, जैसे स्ट्रूमस डायथिसिस, स्क्रोफ्युलस, सोरेक या ट्यूबरक्युलस व्यक्ति। ये तो सुनने में बड़े भारी भरकम शब्द है। इनका मतलब क्या है? देखिए, आज ये शब्द इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये एक खास तरह की शारीरिक बनावट की ओर इशारा करते हैं। मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका शरीर थोड़ा फूला हुआ सा हो, जिनकी ग्रंथियों में सूजन आने की प्रवृत्ति हो और जो टीबी जैसी बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों। दस्तावेज साफ कहता है कि ये दवा उन लोगों के लिए है जिनकी जीवन शक्ति कमजोर या खत्म हो चुकी है। तो मतलब ये दवा उन लोगों के लिए थी जो पहले से ही बहुत कमजोर थे। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि ये लोग डिप्थीरिया वायरस के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ दवा का चुनाव सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं हो रहा, बल्कि मरीज की पूरी शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर हो रहा है। एकदम सही। ये होम्योपैथी का एक मूल सिद्धांत है, मरीज का इलाज करो, बीमारी का नहीं। ठीक है, तो अगर दवा इतने खास लोगों के लिए है तो यकीनन इसके लक्षण भी बहुत अजीब होंगे। और यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे शुरू में चौंकाया था, दर्द रहित डिप्थीरिया। ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में ही गलत लगता है। और यही इस दवा का सबसे बड़ा पहचान चिन्ह है। दस्तावेज के मुताबिक दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि बीमारी हल्की है। तो फिर क्यों? दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि मरीज इतना ज्यादा कमजोर, उदासीन या शक्तिहीन हो चुका है कि उसका शरीर वो दर्द का संकेत भी नहीं दे पा रहा, वो शिकायत करने की हालत में भी नहीं है। यानी सबसे खतरनाक लक्षण ये नहीं है कि मरीज दर्द से चिल्ला रहा है, बल्कि ये है कि वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। हाँ, ये तो सोचकर ही डर लगता है। ये एक ऐसी खामोशी है जो तूफान से पहले आती है। दस्तावेज में लिखा है कि मरीज सोपोर या स्टूपर की हालत में है, मतलब एक अर्ध चेतन अवस्था। हाँ बिल्कुल। वो लेटा हुआ है लेकिन बुलाने पर जाग जाता है, जवाब देता है और फिर उसी हालत में चला जाता है। ये दिखाता है कि दिमाग पर भी गहरा असर हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, दस्तावेज में लक्षणों की जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत भयावह है। टॉन्सिल और गले के मेहराब में गहरे लाल रंग की सूजन, गर्दन की ग्रंथियों में बहुत ज्यादा सूजन और
और सबसे बढ़कर मरीज के शरीर से आने वाली अत्यंत दुर्गंध। ये सारे लक्षण मिलकर एक ही कहानी बताते हैं कि शरीर अंदर से सड़ रहा है, जहर पूरे सिस्टम में फैल चुका है। अच्छा। यहाँ पर जो आकर्षक बात यह है वो ये है कि लेखक इन लक्षणों को कैसे जोड़ता है। वो कहता है कि दर्द की कमी को देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, ये असल में अत्यधिक कमजोरी का संकेत है। दस्तावेज में डिप्थीरिया की झिल्ली का रंग भी बहुत खास बताया गया है। आमतौर पर तो ये सफेद या ग्रे होती है ना? सही, लेकिन यहाँ लिखा है कि झिल्ली मोटी, गहरे भूरे या भूरे काले रंग की है। और इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रंग बताता है कि ऊतक मर रहा है, गैंग्रीन हो रहा है। ये बीमारी की मैलिग्नेंसी यानी उसकी जानलेवा प्रकृति का सीधा संकेत है। तो अगर हम इन सारे लक्षणों को एक साथ जोड़कर देखें, दर्द का ना होना, वो अर्धचेतन अवस्था, गहरे रंग की झिल्ली, शरीर का ठंडा पड़ना, कमजोर और तेज नाड़ी। और दस्तावेज में ये भी लिखा है कि मरीज की आंखें सुस्त, नशे में धुत जैसी दिखती हैं। तो ये सब मिलकर एक मरीज की क्या तस्वीर बनाते हैं? ऐसा लगता है जैसे शरीर लड़ नहीं रहा, उसने अंदर से ही हार मान ली है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये लड़ाई की नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की तस्वीर है। अच्छा। लेखक ये भी कहता है कि एक बीमारी की शुरुआत में ही पूरी तरह से ढह जाना यानी कोलैप्स इसका एक बड़ा लक्षण है। इसीलिए वो कहता है कि ये दवा उन मामलों के लिए है जहां मरीज को देखकर पहली नजर में लगता है कि ये अब बचने वाला नहीं है, और जहां दूसरी अच्छी से अच्छी दवाएं भी फेल हो चुकी हैं। ये सब सुनकर तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इतनी खतरनाक चीज से बनी दवा को तैयार कैसे किया जाता था? क्या ये सुरक्षित थी? दस्तावेज इस बारे में कहता है। उसमें लिखा है कि इसे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुसार तैयार किया जाता है। मतलब एक तय प्रक्रिया थी। हाँ, जिसमें मूल पदार्थ को बार बार अल्कोहल या पानी में घोला जाता था और हर बार उसे जोर जोर से हिलाया जाता था। और सुरक्षा को लेकर लेखक एक बहुत बड़ा और आत्मविश्वास से भरा दावा करता है। क्या दावा है? वो लिखता है, सभी होम्योपैथिक उपचारों की तरह बीमार को दिए जाने पर यह पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एक बहुत मजबूत बयान है, खासकर ये जानते हुए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ये पूरा भरोसा उस पोटेंशियाइजेशन की प्रक्रिया पर है जिसके बारे में उनका मानना है कि वो दवा को सुरक्षित और ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। शक्ति की बात आई तो दवा की पोटेंसी के बारे में भी कुछ अजीब बातें लिखी हैं। दस्तावेज कहता है कि ये दवा 30वीं पोटेंसी से नीचे व्यवहारिक रूप से बेकार है और इसकी ताकत 200वीं से लेकर और ऊपर तक बढ़ती जाती है। बिल्कुल। ये तो आम दवाओं से बिल्कुल उल्टा है, जहां ज्यादा मात्रा का मतलब ज्यादा असर होता है। सही। ये होम्योपैथिक दर्शन का एक और खास पहलू है, कम से कम खुराक, ज्यादा से ज्यादा असर। और वो ये भी कहते हैं कि दवा को बहुत बार दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ही खुराक काफी है। उनका मानना है कि एक सही दवा की एक ही खुराक शरीर को ठीक होने की राह पर डाल सकती है। ये पारंपरिक चिकित्सा की सोच से एकदम अलग है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये सिर्फ एक दवा का विवरण नहीं है, ये एक घोषणा पत्र जैसा लगता है। लेखक दावा करता है यह हर उस मामले में ठीक करेगा जिसमें क्रूड एंटीटॉक्सिन ठीक करेगा, और यह न केवल देने में आसान है बल्कि सुरक्षित और खतरनाक परिणामों से पूरी तरह मुक्त है। ये एक सीधी लड़ाई का ऐलान है। आप समझिए, उस समय डिप्थीरिया का सबसे बड़ा इलाज क्रूड एंटीटॉक्सिन था। अच्छा। जिसे घोड़े के सीरम से बनाया जाता था। वो जान बचाता था, लेकिन उसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे, जैसे कि एनाफिलैक्टिक शॉक। यहां लेखक कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो उतना ही काम करती है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। ये उस समय के डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा दावा था। और फिर वो एक लाइन जोड़ता है जो सब कुछ बदल देती है। इसके अलावा ये होम्योपैथिक है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं लगता, इसमें गर्व का एहसास है। हाँ, ये एक दार्शनिक बयान है। ये कहकर लेखक इसे सिर्फ एक दवा के तौर पर नहीं बल्कि एक बेहतर और ज्यादा तार्किक चिकित्सा प्रणाली के उत्पाद के रूप में पेश कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि ये सिर्फ काम ही नहीं करती बल्कि ये सही तरीके से काम करती है। बिल्कुल, प्रकृति के नियमों के अनुसार। ये सिर्फ एक दवा का प्रचार नहीं है, ये उस दौर के दो चिकित्सा दर्शनों की लड़ाई का एक दस्तावेज है। एक तरफ विज्ञान आधारित एंटीटॉक्सिन और दूसरी तरफ जीवन शक्ति पर आधारित होम्योपैथी। और दावे यहीं नहीं रुकते। लेखक इसे बीमारी से बचाव के लिए भी इस्तेमाल करने की बात करता है, एक प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर, और इसके लिए वो अपने 25 साल के तजुर्बे का हवाला देता है। हाँ, ये शायद दस्तावेज का सबसे साहसिक दावा है। वो लिखता है,
लेखक ने इसे 25 वर्षों तक एक प्रोफिलैक्टिक के रूप में इस्तेमाल किया है और दवा देने के बाद कभी भी किसी परिवार में डिफ्थीरिया का दूसरा मामला होते नहीं देखा। 25 साल? हाँ, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये एक डॉक्टर के पूरे करियर का निचोड़ है। लेकिन क्या 25 साल का सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव उसे वैज्ञानिक सबूत माना जा सकता है? उस समय भी लोग इस पर सवाल उठाते होंगे। यकीनन उठाते होंगे, और शायद लेखक को इस बात का अंदाजा था। इसीलिए वो दस्तावेज के अंत में जो लिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखता है? वो एक तरह से पूरी दुनिया के डॉक्टरों को खुली चुनौती देता है। वो कहता है, पेशे से अनुरोध है कि वे इसका परीक्षण करें और इसकी विफलताओं को दुनिया के सामने प्रकाशित करें। वाह! मतलब वो कह रहा है, मैंने इसे 25 साल आजमाया है और ये काम करता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद इस्तेमाल करके देखो और मुझे गलत साबित करके दिखाओ। हाँ, ये तो आत्मविश्वास की हद है। बिल्कुल। ये एक तरह से वैज्ञानिक समुदाय को बहस के लिए ललकारना है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव को सबूत के तौर पर पेश कर रहा है और दूसरों को उसे परखने के लिए उकसा रहा है। ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब मेडिकल साइंस आज की तरह मानकीकृत नहीं था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे दस्तावेज को एक साथ देखें तो ये हमें क्या बताता है? संक्षेप में कहें तो ये दस्तावेज डिप्थेरिनम को डिप्थेरिया के सबसे जानलेवा मामलों के लिए एक चमत्कारी, सुरक्षित और बेहतर होम्योपैथिक इलाज के रूप में पेश करता है। खास तौर पर उन मरीजों के लिए जिनका शरीर और जिनकी जीवन शक्ति पूरी तरह जवाब दे चुकी है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक दवा के बारे में तो नहीं है। इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। और यहीं पर जो बात आकर्षक है वो यही है, ये दस्तावेज सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये एक तर्क दे रहा है। ये एक खास चिकित्सा दर्शन से निकला एक प्रेरक लेख है। कल्पना कीजिए, ये उस समय लिखा गया जब डिप्थीरिया का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उस माहौल में ये दस्तावेज एक उम्मीद की किरण की तरह पेश किया गया होगा। इसकी भाषा आत्मविश्वास से भरी है, इसके दावे आसमान छूते हैं और ये उस समय की मुख्यधारा की चिकित्सा को सीधी चुनौती देता है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज डिप्थेरिनम को एक सुरक्षित होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन बताता है, बीमारी से बचाव का एक अचूक उपाय बताता है और लेखक अपने 25 साल के तजुर्बे की गारंटी देता है। ये वाकई एक असाधारण दस्तावेज है। हाँ, और ये हमें उस समय की सोच और चिकित्सा के अलग अलग नजरियों को समझने में मदद करता है। ये विज्ञान, अनुभव और विश्वास के बीच के उस जटिल रिश्ते को उजागर करता है जो आज भी चिकित्सा की दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये स्रोत अपने 25 साल के तजुर्बे को एक अकाट्य सबूत की तरह पेश करता है और पूरी मेडिकल बिरादरी को चुनौती देता है कि वो इसे गलत साबित करके दिखाए। ये सोचने वाली बात है कि उस समय के व्यापक चिकित्सा समुदाय की इस तरह की चुनौती पर क्या प्रतिक्रिया रही होगी और ऐसे मजबूत दावों को सही या गलत साबित करने के लिए उस समय या आज भी किस तरह के सबूतों की जरूरत पड़ती है।